मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। हम लोगों ने कल पढ़ा था एक छोटा सा वर्ड डेवलपमेंट बैंक। सुना था कल एक नाम? क्या होता है डेवलपमेंट बैंक? छोटे बैंक। छोटे बैंक्स? छोटे बैंक्स तो नहीं होते थे, कोई और होते थे। सोचो, कल की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं हुई अभी तो। गाँव वगैरह को डेवलप करते थे। और ये बात उन दिनों की है जब देश को आज़ादी मिली थी। उस समय क्या सोचा गया, हमें अपनी इकनॉमी को उभारना है, डेवलप करना है। तो इसी पर्पस से उन्होंने क्या बनाया, कुछ डेवलपमेंट बैंक्स बनाए। यानी कि जो गवर्नमेंट के बैंक होते थे, गवर्नमेंट के इशारों पे काम करते थे। मेन मकसद क्या होता था उनका, पैसा कमाना या सर्विसेज देना? सर्विसेज देना। तो ये आपने आए थे लगभग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से, IDCI से स्टार्ट करते हैं। So at the time of independence in 1947, the Indian capital markets were relatively less developed. जो हमारी कैपिटल मार्केट थी वो कैसी थी? लेस डेवलप्ड थी, डल थी, अनअट्रैक्टिव थी। सो डिमांड ऑफ द कैपिटल वाज ग्रोइंग रैपिडली। अब अगर हमें नया बिजनेस करना है, हमारी गवर्नमेंट ने बोल तो दिया इंडस्ट्री खोलो, कैसे खोलो? पैसा चाहिए, कुछ करो, क्या करें? पैसा चाहिए। तो यानी कि कैपिटल की डिमांड इंक्रीज हो रही थी। सो डिमांड इंक्रीज होने की वजह से देयर वाज अ डर्थ ऑफ प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। डर्थ का मतलब वैसे फियर भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग मतलब निकल सकते हैं इसमें। सो वहाँ पर कमी थी कैपिटल, पैसा प्रोवाइड करने वाले। द कमर्शियल बैंक दैट एग्जिस्टेड वर नॉट इक्विप्ड वेल इनफ टू प्रोवाइड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल। जो बैंक्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, पुराने बैंक्स, उनके पास भी उतना पैसा नहीं होता था कि वो इतनी सफिशिएंट फंड्स दे सके और लंबे समय तक दे सके। क्योंकि वो भी क्या, जी तो वो पैसे के दम पे ही रहे थे, इंटरेस्ट घुमाते थे और अपना खर्चा निकालते थे। अब उनके पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स को फुलफिल कर सके। सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, टू ब्रिज द सप्लाई गैप ऑफ कैपिटल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी की इस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI इन्होंने खोला। कब खोला? 1 जुलाई 1948 बाय वे ऑफ एन IFC एक्ट 1940। गवर्नमेंट अपना जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया उसके साथ उसका एक एक्ट बना दिया। जैसे RBI खोला तो RBI एक्ट बनाया, सेबी खोला तो सेबी एक्ट, फेमा खोला तो फेमा एक्ट, वैसे ही CCI खोला तो CCI एक्ट, रेरा खोला तो रेरा एक्ट, और IBB बोर्ड बनाया तो IBBI एक्ट। तो जब भी कोई गवर्नमेंट अपना इंस्टीट्यूट बनाएगी उससे रिलेटेड वो एक्ट ज़रूर बनाती है, ताकि उस एक्ट के थ्रू कुछ पावर्स दी जा सके, फिक्स किया जा सके उनके रूल्स को, रेगुलेशंस को, उनकी पावर्स को, और उनकी ड्यूटी भी बांधी जा सके। तेरा ये काम था, तूने नहीं किया, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक बार लिख दिया ना कि ये काम तेरा ही है, तो वो फिर तेरा ही है। ठीक है जी, आगे है IFCI वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला इंस्टीट्यूट था कौन सा? IFCI। सेटअप टू प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इंडस्ट्री। इसको क्यों बनाया गया? ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट की हेल्प करे। Since then, IFCI has contributed significantly the economy through its incessant support to projects in all three spheres of growth, development and the मैन्युफैक्चरिंग। तो इसने इंडिया की इकोनॉमी की कैसे हेल्प करी? इसने हर एक फील्ड के अंदर पैसा दिया, चाहे फिर वो ग्रोथ से रिलेटेड था, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड था, चाहे वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड था। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़, हर एक चीज़ में इसने सहायता की। So the liberalization of Indian economy in 1991 made significant changes in the Indian capital market and the financial market. फिर आई बारी 1991 की। क्या कुछ हुआ था 1991 में? इसको ब्रॉडली क्या कहा जाता है? उससे ब्रॉड, LPG से ब्रॉड। LPG तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और NEP पॉलिसी, एक छोटू सा नाम था ना इसका, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है जी। सो मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। ये लिख लिया करो, वैसे मैंने कल भी बताया था तुम्हें NEP रिफॉर्म्स। N फॉर नेशनल, E फॉर इकोनॉमिक और P फॉर पॉलिसी। मतलब नेशनल लेवल पर इकोनॉमिक को रिफॉर्म किया गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को।
So, to aid funds directly through capital market, constitution of IFI was changed from a statutory corporation to the Indian Companies Act 1956. फिर हमने देखा कि 1991 में चेंज तो कर ही दिया, प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन तो कर ही दिया, अब फंड्स की रिक्वायरमेंट बड़ी जगह से पूरी होती है, फॉरेन के लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब बोला गया कि IFCI चाहे तो अपना मोड चेंज कर सकता है, उसको शिफ्ट किया गया ताकि वो जो है वो खुले तौर पे काम कर सके, एज एन कमर्शियल बैंक काम कर सके। तो उसका जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट से हटाकर नॉर्मल कंपनी की तरह दे दिया। अब IFCI एक नॉर्मल कंपनी की तरह काम करेगी, ना ही एक डेवलपमेंट बैंक की तरह। गवर्नमेंट के अंडर थी, उसकी मजबूरी थी उसको डेवलपमेंट बैंक जैसा ही काम करना है। अब वो कहाँ शिफ्ट हो गई? कंपनी में शिफ्ट हो गई। सब्सिक्वेंटली द नेम ऑफ द कंपनी वॉज चेंज टू IFCI लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम द अक्टूबर 1999। ठीक है जी, उसके बाद इसका नाम भी चेंज हो गया, IFCI से क्या बन गई वो? IFCI लिमिटेड। लिमिटेड लगते ही ये हो गया कि वो इंडियन कंपनीज एक्ट की एक लिमिटेड कंपनी है। कैसे लिमिटेड कंपनी है? पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक। कैसे पता चला? गवर्नमेंट की है मैम, गवर्नमेंट के वो तो चेंज हो गई है। अरे लिमिटेड लगा हुआ है, लिमिटेड लगा हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है। नहीं है। ठीक है जी। सिंस इट्स इंसेप्शन 70 ईयर्स बैक, यानी कि 70 सालों के सफ़र के बारे में बता रहे हैं। IFCI हैज़ विटनेस्ड एंड सस्टेन्ड ऑल बिजनेस इकोनॉमिक साइकिल। IFCI been able to maintain the financial stability with the consistent support and cooperation of all its stakeholder and particularly the government of India। यानी कि इसने सबके साथ फाइनेंशियल स्टेबल रखा था, अपने पास रिलेशनशिप मेंटेन करके रखी। In addition to its core competence in long-term lending to industrial infrastructure sector, IFCI is also enhancing its organization value through optimizing value of core non-core assets investment. Over the year, IFCI plays a vital role in establishing various institutions that are respected in their fields, namely stock holding corporation। इसके बाद जो नाम है ना वो लर्न करने वाला है, पहले 3-4 लाइनें लर्न करने वाली नहीं है। कौन कौन सी थी इसके पास? स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस लिमिटेड। इनकी शॉर्ट फॉर्म के बाद इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ ये TFCI किसका एक्रोनिम है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है ये। MDI मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट, इकरा लिमिटेड एंड अमंग मैनी मोर्स। तो इसने क्या किया? एसोसिएट किया अपने आप को, यानी कि इन लोगों के साथ ही साथ में जाकर जुड़ गई अपने बिजनेस को कवर करने के लिए। विद द चेंजेस इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ फ्यू डिकेड्स ऑफ द सब्सिडरी वर डाइवेस्टेड एंड करंटली IFCI ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग सब्सिडरी। अब इसकी सब्सिडरी कौन है? सब्सिडरी मतलब जिसमें इसने मेजर स्टॉक होल्ड किया हुआ है, तो वो है स्टॉक होल्डिंग SHCIL, IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स, IFCI फैक्टर्स लिमिटेड, IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, MPCON मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। ये लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये क्या करके बैठी है? शेयर एक्वायर करके बैठी है, इनके मेजर शेयर इसने एक्वायर किए हुए हैं। ठीक है जी। ऊपर थे सारे लिस्ट ऑफ एसोसिएट्स, यानी कि जिनके साथ ये किसी भी तरह से टाइड अप है, और नीचे क्या है? ये वो वाली कंपनीज है जिनके साथ ये ऑन द बेसिस ऑफ शेयर टाइड अप है और मेजर शेयर इसने होल्ड किए हुए हैं। सब्सिडरी बनने के लिए कितने % शेयर होल्ड करने पड़ते हैं? 50%, 51%, एटलीस्ट 51%। गलत है, मोर देन 50%। सिमरन जी कर लिया ना कंपनीज एक्ट? एटलीस्ट 51 है, श्योर? लॉक कर दें इसको? गलत हो, 51% ही था। 50, मोर देन 50%, मोर देन 50। 3 बच्चे कह रहे हैं मोर देन 50, 3 बच्चे कह रहे हैं एटलीस्ट 51। गड़बड़ है। अच्छा, 51% था, बिल्कुल था, मोर देन 50 भी था। 2 ऑप्शन है, एक होते गवर्नमेंट कंपनी, एक होते सब्सिडरी कंपनी। अब बताओ 51 कहाँ था? और गवर्नमेंट में 50 था। गवर्नमेंट में एटलीस्ट 51% स्टेक गवर्नमेंट का होना चाहिए, और एनी अदर कंपनीज में अगर आप मेजोरिटी में आना चाहते हो तो मोर देन 50%। 50.5 भी है तो आप मेजोरिटी में हो, वो दूसरी वाली कंपनी को आपकी बात सुननी पड़ेगी। इसका एक लॉजिक होता है, वाई इट इज़ 50%, पता है?
वाई इट इज़ 50%, एग्जैक्ट 50%। जब भी आप कोई रूल पढ़ते हो ना, हर एक लॉ का वाई होता है। करंट अफेयर्स में समटाइम्स वाई नहीं होता है, इट जस्ट हैपेंस। लेकिन जब आप लॉ पढ़ते हो तो हर एक पॉइंट का एक वाई होता है। यहाँ पर एटलीस्ट 50 ही क्यों लिखा हुआ है, मोर देन 50 ही क्यों लिखा हुआ है, यानी कि 50.1 में भी आप मेजोरिटी में आ गए, कुछ तो होगा। तो बराबर क्यों देगा? बराबर क्यों जाएगी? ठीक है, और मेजोरिटी फिर चलो ठीक है, और हाफ से ऊपर होगा 50.1। अरे ये तो तुम मेरे को क्राइटेरिया बता रहे हो कि 50 से ऊपर क्या है। मैं ये बोल रही हूँ व्हाई इट इज़ 50% टू गेन मेजोरिटी ओवर एनी अदर इन्वेस्टर। पॉइंट 1 से फर्क पड़ सकता है किसी चीज को मेजॉरिटी। अरे ये तो ठीक है, 0.1 से फ़र्क पड़ सकता है, 50 ही क्यों, 45 क्यों नहीं? किसी भी चीज को लेने के लिए हमें हाफ इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। हाफ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी किसी भी चीज़ को लेने के लिए। अच्छा, और काफ़ी हद तक तुम्हारे आंसर सही हैं। मैं बस ये सुनना चाह रही हूँ कोई एग्जैक्ट आंसर किसी बच्चे के मुंह से आ जाए। आंसर काफ़ी हद तक सही है, सोचो एग्जैक्ट आंसर भी मिलेगा। अच्छा, कंपनी में वोटिंग प्रोसेस होता है, पता है कि कौन कौन सी वोटिंग होती है कंपनी में? BR, SR, OR। सुनिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होता है? 75%। वाह, अरे नहीं 50 था। स्पेशल का था। वो स्पेशल का था, सही है। 75 तो मेजोरिटी में क्या था हमारे पास, कितने परसेंट वोट होने चाहिए? हाफ से ज्यादा। वोट नहीं 20%। casted in favor should be more than the vote casted against. Is this statement correct for ordinary resolution? दोबारा बोलती हूँ, vote casted in favor should be more than vote casted against. हाँ। एक जवाब आया है, बाकी बच्चे शांत, मूर्तियाँ। समझ नहीं आया? मैं बोल रही हूँ वोट कास्टेड इन फेवर, कास्ट मतलब देना, वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट। मतलब कि जो हाँ की आया है वो ना से ज्यादा आना चाहिए। हाँ, जो फेवर के वोट हैं वो ज़्यादा होने चाहिए रेदर देन अगेंस्ट वाले वोट। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? यस मैम। ट्रू है। क्यों ट्रू है? तभी तो माना जाएगा मैम। तभी तो माना जाएगा, मेजोरिटी वोट जो ज़्यादा लोग हाँ बोलेंगे वही काम हम करेंगे। ठीक है जी, यहीं से निकल के आता है वो 50% वाला कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है कि अगर आपके पास 50 से ऊपर आधा शेयर भी है तो आप जीत में हो, यानी कि सामने वाला बंदा जब मना भी कर देगा हाँ, तो कितने मना कर सकता है? जितने उसके पास शेयर है उतने परसेंट की वोटिंग कर सकता है वो। आपके पास 50.5% है मान लीजिए, ठीक है, तो सामने वाला अगर नेगेटिव वोट करेगा तो कितने का कर सकता है? 49.5 का। फेवर वाले वोट अभी भी ज़्यादा है, तो उस कंपनी में हुकूमत किसकी चलेगी? ज़्यादा वाले की। अगर मैं देखूँ इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो जीत ही गए आपने, इसीलिए वो पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन वहाँ पर आता है। और अगर आप मोर देन 75% कर लो तो लगभग कंपनी आप ही की हो जाती है, फिर तो कंपनी आपकी ही हो जाती है लगभग। ठीक है जी, समस्या है कुछ? एटलीस्ट 51 है तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए आपके उसके अंदर गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा होना चाहिए रेदर देन द पब्लिक, तो इसलिए वहाँ पर स्टेक फिक्स किया होगा कि कम से कम गवर्नमेंट को 51 तो रखना ही पड़ेगा अगर उसे गवर्नमेंट कंपनी खोलनी है। तो नॉर्मल कंपनी फिर तो वो नॉर्मल पब्लिक कंपनी, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं बचा, इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट का मेजोरिटी स्टॉक रखा है ताकि वो लोगों के हित का ध्यान रखे। ठीक है जी, चलो दूसरे आगे आ जाते हैं। अब IFCI जो इंडस्ट्री है हमारे पास, पहले थी ये कौन? डेवलपमेंट बैंक। आज के टाइम पे कौन है? नॉर्मल कमर्शियल बैंक, लिमिटेड बैंक है ये। ठीक है जी, अब ये जो कंपनी है इसने अपने कुछ प्रोडक्ट्स निकाले हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बोले तो इन प्रोडक्ट्स के साथ ये काम करती है।
जैसा है लोन प्रोडक्ट क्या करेगा, जनता को लोन देगा। So IFCI Limited, as established the Industrial Financial Corporation of India on July 1, 1948, was first a development financial institution in the country. उसके बाद क्या हुआ, सेटअप टू केटर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद इसने अपने आप को कवर कर लिया ताकि लोगों को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स भी प्रोवाइड करवा सके। Since its inception, IFCI has been a catalyst in creating a robust industrial base for the country through modernization of Indian industry, export promotion, import substitution, nurturing sunrise industries and through commercially viable market friendly initiatives। क्या बोलता है कि जब इसको सेटअप किया गया था तो इसको केटर करना मतलब देखभाल करने के लिए रखा गया था। कौन कौन सी चीज़ों के लिए उसको रखा गया था, रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस को, यानी कि वाइड जो इंडस्ट्रियल बेस है उस चीज़ के लिए रखा गया था इसके पास। मॉडर्नाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हैं उनको थोड़ा ध्यान रखें, कहीं कहीं पर उनको फंड्स की ज़रूरत हो दे दे, गाइडेंस की ज़रूरत हो, किसी ना किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी। एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमें, पहले सबसे पहले रेडी माल चाहिए, रेडी गुड्स चाहिए। तो रेडी गुड्स के लिए सामने वाले को पैसा चाहिए होगा, तो वो प्रमोट को एक्सपोर्ट किया उन्होंने, यानी कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट ना मंगवाना पड़े, अपना सामान बाहर तो बेच दे पर बाहर वालों का लाना ना पड़े, तो उसको भी सब्सटीट्यूट करना है तो अपने मेक इन इंडिया पे फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, नर्चरिंग सनराइज इंडस्ट्रीज। सनराइज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो अभी भी पैदा होते हैं, पैदा हुई हैं, सनराइज जैसे सन उगता है नया नया, तो नई नई जो इंडस्ट्रीज़ बनी हैं उनको नर्चर करना, उनकी कॉमर्शियल नीड्स को पूरा करना, प्लस मार्केट में एक अच्छी अप्रोच बनाकर उन्हें देना। सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू सर्विंग द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, IFCI ऑफर्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 सेगमेंट्स: प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड द स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, स्प्रेडिंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज, सर्विसेज एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ को भी दिया, इंडस्ट्रीज़ को भी दिया और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को भी दिया। ठीक है जी, इस तरह से इन्होंने काम किए। तो लोन देने का बेसिकली इन्होंने पर्पस लगाया और लोन को भी इन्होंने अलग अलग तरह से बांट कर दिया। तो क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो। IFCI's team of professionals with an in-depth understanding the sectoral dynamics has the ability to provide customized financial solution to meet the growing and diversified requirement for different levels of the project: greenfield project, brownfield project, diversification, modernization of existing project in infrastructure and manufacturing sector। तो हर एक सेक्टर पे इसने ध्यान दिया। कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लेकर आता है, मतलब खेती बाड़ी वाले प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, उस पर भी। ब्राउनफील्ड जो आपके नॉर्मल लैंड के ऊपर, यानी कि आपके इंडस्ट्रियल फाइनेंस की जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करता है आपका। आगे क्या बोलता है, तो आपको वेरियस सेक्टर्स कवर्ड अंडर द प्रोजेक्ट फाइनेंस आर पावर इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, रोड, ऑयल, गैस, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बेसिक मटेरियल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, स्मार्ट सिटीज़ मेंटेनेंस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब कामों में वो काम करता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट एंड एयरपोर्ट? पोर्ट एंड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तो ये अपने एयरलाइंस जहाँ से फ्लाइट्स निकलती है, सही है, और पोर्ट्स जहाँ से शिप्स वगैरह निकलती हैं। ठीक है जी, चलो आगे है हमारे पास कॉरपोरेट फाइनेंस। कॉरपोरेट फाइनेंस मतलब ऐसा फाइनेंस जो हमारे कॉरपोरेट कस्टमर को दिया जाता है, कंपनीज को दिया जाता है। सो IFCI cater to varied needs of diverse set of customer ranging across small, mid, large corporates. IFCI offer financial solution in the areas of corporate finance through balance sheet funding, loan against share, lease rental discounting, promoter funding, long-term working capital requirements, capital expenditure and regular maintenance capex। तो जो रेगुलर कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको दिए जाते हैं उनके लिए भी आप काम कर सकते हो, यानी कि डे टू डे वर्किंग के लिए कोई डिफरेंट आपको शेयर्स लगाने हैं, कोई डिफरेंट काम स्टार्ट करना है, तो वो सारे के सारे आपके कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के अंदर कवर होते हैं। कंपनीज़ को भी टाइम टू टाइम नीड तो लगी रहती है लोन की, तो वो लोन यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। तो क्या बोलता है, IFCI शॉर्ट टर्म लोन प्रोडक्ट भी देता था टू मीट वेरियस बिजनेस रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द ब्रिज फाइनेंसिंग एंड द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें एक टर्म आई है ब्रिज फाइनेंसिंग, आपकी टर्मिनोलॉजीज में थी ब्रिज फाइनेंसिंग। अच्छा, ब्रिज क्या होता है मुझे नहीं पता, तुम्हारी टर्मिनोलॉजीज में ये डेफिनेशन कवर हुई है या नहीं हुई। एक आई है टर्मिनोलॉजी, तो मैं बता देती हूँ। ब्रिज क्या होता है, दो पॉइंट्स को जोड़ना, दो सिरों को जोड़ना। तो यहाँ पर क्या है, मान लो हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, उन दो सिचुएशंस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास,
ब्रिज बनेगा। अब दो सिचुएशन क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास आज क्या डेट है, 30 अगस्त है। आज की डेट पे मेरा पुराना लोन है ना मैंने चुका दिया, रिपेमेंट कर दिया, और मैंने नया लोन सेंक्शन करवाया हुआ है जो कि मुझे मिलेगा से 10 सितंबर को मिलेगा। अब 30 अगस्त और 10 सितंबर के बीच में काफ़ी टाइम है, 10-12 दिन है। क्या मुझे इस 10-12 दिन पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो इस 10-12 दिन के लिए मैं लॉन्ग टर्म लोन तो लेने से रही, क्योंकि 12 दिन बाद तो मेरा लोन सेंक्शन है ही ना, मुझे वहाँ से पैसे मिलने ही मिलने हैं। तो यानी कि ब्रिज फाइनेंसिंग क्या करेगा आपका, अब इस शॉर्ट टर्म 10-12 दिन के पैसों को कमी को पूरा करने के लिए मैं किसी नॉर्मल प्राइवेट बैंकर से लोन ले लूँगी जो कि मुझे शॉर्ट टर्म लोन देगा। शॉर्ट टर्म भी कब तक, आपके लगभग 2 हफ्तों के लोन मिलते हैं आपको, 10-15 दिन के शॉर्ट टर्म लोन मिलते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। उसने ब्रिज किसके लिए काम किया, मेरा एग्जिस्टिंग फंड्स खत्म हो चुका है, नया फंड कुछ समय बाद मिलेगा, बीच का समय खाली है, तो इस गैप को फिल करने के लिए मुझे एक और लोन लेना पड़ेगा। उस तरह के लोन को बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। इसका दूसरा नाम गैप फिलिंग लोन भी होता है। गैप फिलिंग, जो गैप को फिल करता है। लोन समझ में आया कौन सा, समझाओगे एक बार, कितना समझ में आया? 1 मिनट, मनीषा समझाएगी। ब्रिज फाइनेंसिंग लोन, हमारा पहले का लोन हमने वो पे कर दिया और जो नेक्स्ट लोन हमें देंगे 10 दिन बाद देंगे, तो उसके बीच का जो स्पेस मतलब आज से और 10 सितंबर के बीच का समय है वो खाली है, इस खाली समय को भरना है। तो इसको मैंने किसी दूसरे शॉर्ट टर्म लोन से भर दिया, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा आपका, ब्रिज फाइनेंसिंग लोन। तो ब्रिज फाइनेंसिंग लोन कौन दे सकता है, IFCI भी दे सकता है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं हमारे पास सिंडिकेशन एंड द एडवाइजरी फंक्शन। तो ये सिंडिकेट भी करता है, अलग अलग चीज़ों को मेंटेन हार्मनी में लेकर आता है और एडवाइस भी करता है। सो IFCI हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड कस्टमाइज कॉर्पोरेट एडवाइजर सर्विसेज। कस्टमाइज का मतलब होता है जो पर्टिकुलर हर बंदे के अकॉर्डिंग किया जाए। लाइक एक एक्टिविटी का नाम बताती हूँ मैं, 2-3 एक्टिविटी का, वो बताना कि वो कस्टमाइज है या जनरल सर्विसेज है। स्टिचिंग बाय अ टेलर, स्टिचिंग बाय अ टेलर। अगर सिमरन सूट स्टिच करवाने के लिए जाती है टेलर के पास, तो वो जनरली जो सिलता है वैसे ही सिलेगा, ये इससे पूछेगा सर्विसेज कैसी देनी है। जनरली देगा, अगर कुछ कहेगी तब देगा। पूछेगा तो सही ना कैसे सीखना है, डिजाइन तो पूछेगा। साइज तो चेंज होगा। कस्टमाइज जनरल सर्विसेज होती है जो सबके लिए एक जैसा चलता है। पार्ले का बिस्किट है, सबके लिए सेम है। किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को तेज मीठा पसंद है, वो नहीं इतनी सिरदर्दी लेता, सेम आएगी सबके पास। अब ये जो भैया हैं चाय बनाते हैं, क्या इनको हम फ़ोन करके बोल सकते हैं भैया मीठा कम डालना, बिना मीठे के देना, या मीठा तेज़ कर देना, दूध कम डालना, दूध ज़्यादा डालना? कस्टमाइज होती हैं सर्विसेज। ठीक है जी, आपके जो ये फ्रोज़न पराठेज आते हैं, फ्रोज़न पराठास, कस्टमाइज या जनरल? जो रिलायंस फ्रेश से उठा के लाते हो, घर आके बना के खाते हो, जनरल के अंदर आएगा, बिल्कुल सबके लिए सेम है। कई बार डोमिनोज में स्कीम चल रही होती है, एक होता है जनरल पिज़्ज़ा और एक होता है कस्टमाइज। यू कैन कस्टमाइज योर ओन स्लाइसेस। तो वहाँ डिफरेंस देखो, जनरल जो पिज़्ज़ा होगा वो वैसा ही बनेगा जैसा वो बना कर देते हैं, कस्टमाइज जो होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग बनवाओगे। तो IFCI ने क्या किया, कस्टमाइज सर्विसेज दी, यानी कि कॉरपोरेट से पूछेगा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन देगा। जैसे मैं तुमसे पूछती रहती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं पढ़ के आ रहे, क्यों नहीं याद रहती चीज़ें, फिर तुम जवाब देते नहीं हो तो कस्टमाइज सॉल्यूशन मिल नहीं पाता। ठीक है जी। सो प्रोवाइड कस्टमाइज्ड कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज एंड फैसिलिटेटिंग द फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट हाउसेज, यानी कि उनको दोबारा से री इंजीनियरिंग करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी बिल्डिंग तोड़ के दोबारा बनाने लगता है, मतलब उनके जो पुराने स्ट्रक्चर्ड प्लान हैं उनको ठीक करना, दोबारा बनाना, रिपेयर करना, वो सब चीज़ें। सो वी एसिमुलेट द इनपुट्स गैदर्ड फ्रॉम आवर वास्ट एंड रिच एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये तुमने अंकुर सर के मुँह से काफ़ी बार सुनी होगी, आई हैव द वास्ट एक्सपीरियंस या रिच एक्सपीरियंस ऑफ इतने ईयर्स, टीचिंग ईयर्स। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो ये सर्विसेज दे रहा है वो कैसे दे पा रहा है, ये बोलते हैं इसने आज तक इतने सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व था कि अब उसके पास रिच एक्सपीरियंस हो चुका है। किस चीज़ का, प्रोजेक्ट अप्रेजल का, डॉक्यूमेंटेशन का, सिंडिकेशन का, प्रोडक्ट डिज़ाइन का, इन प्रोवाइडिंग कस्टमाइजिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड
financial solution for corporates. We further carry out debt and equity syndication and advisory services for our client companies. यानी कि वो ये सर्विसेज भी दे सकता है कि आपको क्या लेना चाहिए, इक्विटी बेस्ड फंड रेज करना चाहिए या डेट बेस्ड फंड रेज करना चाहिए. मतलब समझते हो इस लाइन का जो मैंने बोल दिया क्या? इक्विटी ग्राम जो खुद की कंपनी इस लाइन का मतलब जो मैं बोल चुकी हूँ, आपको इक्विटी बेस्ड फंड रेज करना है या आपको डेट बेस्ड फंड रेज करना है. हाँ मत बराबर, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो समझें, क्योंकि तुम ही फंसते हो फिर बाद में जब मैं क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ. इक्विटी बेस्ड फंडिंग और डेट बेस्ड फंडिंग में डिफरेंस ये होता है कि हर एक कंपनी के पास दोनों ऑप्शन है. वो चाहे तो लोन ले ले, चाहे तो वो अपने शेयर इशू कर दे. ठीक है, अब कंपनी क्या कहती है कि मेरे को तो पैसे लेने से मतलब है, चाहे मुझे लोन से दे दे, मुझे जो सोर्स सस्ता पड़ेगा ना मैं उससे लूँगा. इक्विटी अगर वो रेस करता है यानी कि शेयर कैपिटल अगर वो रेस करता है तो उसे डिविडेंड देना पड़ेगा. ठीक है, प्लस शेयर की ऑनरशिप बढ़ जाएगी, परसेंटेज बढ़ जाएगी ना, पुराने वालों की घट जाएगी. ठीक है जी, ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, प्लस मुझे डिविडेंड भी देना पड़ेगा. अगर मैं डेट से रेस करता हूँ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऑनरशिप मेरे पास ही रहेगी. फ़ायदा क्या है, इंटरेस्ट देगा तो उस पर टैक्स बच जाएगा, इंटरेस्ट तो अपना खर्चा है, टैक्स बच जाएगा उस पर. तो सारे इफ एंड बट्स चेक करके देखेगा कि मेरे को फ़ायदा किस में हो रहा है, इक्विटी में के डेट में. इक्विटी में फ़ायदा होगा तो इक्विटी लेगा, डेट में फ़ायदा होगा तो डेट लेगा. अब वो कंपनी को खुद करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सटर्नल प्रोफेशनल्स की सर्विसेज लेती है और इस सर्विसेज में बड़ा पैसा है, बड़ी इनकम है. आशा यहाँ चली जाएगी ना तो पैसा ही पैसा है ऐसे सर्विसेज में. सो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास आपको कंपेयर करना पड़ता है मार्केट को, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को, ऑप्शंस को कि कौन सा बेटर है. अपने को पैसा कैसा चाहिए, सस्ता पैसा, कई समय के लिए यूज़ करने के लिए मिल जाए, सबसे सस्ता सबसे चीपेस्ट सोर्स जो होगा वहाँ पर. और चीपेस्ट का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला बंदा आपके कपड़े फाड़ने को उतारू हो सके, मतलब चीपेस्ट भी हो, सिक्योर्ड भी हो, जिसमें आपको टेंशन ना हो और आपको धोखाधड़ी भी नहीं करनी. सो इन द एरिया ऑफ providing customized corporate advisory services, IFCI has been able to secure new assignment relating to financial investment appraisal, business re-engineering and the advising activities. तो इन फील्ड्स में इसके पास अब काफ़ी क्लाइंट्स आने लगे हैं. आगे हैं हमारे पास structured products. So IFCI also provide finance solution to its clients through the structured debt or mezzanine products, assist in provide optimal financing solution for various requirements such as sponsor financing, acquisition financing, pre-IPO financing and the off-balance sheet structured financial and the amongst other. Structured मतलब जिसको structure किया गया है, ऐसे products, ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे कि आपको sponsor करना है किसी और को financing, तो आप sponsor financing कर सकते हो. IPO लाना चाहती है बंदा, IPO क्या होता है, यानी कि पहली बार जब पब्लिक को, तो उस प्रोसेस में आपके पास पैसे आते हैं, लेकिन पैसे आने से पहले कुछ आपको खर्चे करने पड़ते हैं. उस खर्चे के लिए आप पर्टिकुलरली फाइन्स ले सकते हो, यानी कि आपको अलग अलग सिचुएशन में आप स्ट्रक्चर कर सकते हो खड़ा कि मुझे इन चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, तो वहाँ पर फाइनेंसिंग कौन करेगा आपके पास, IFCI करेगा. प्रोजेक्ट में तो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं है बट एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको फाइन्स चाहिए तो आप उसको स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग के थ्रू करवा सकते हो. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, बोथ आर द नेम फॉर द स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है जी, चलो जी आगे है हमारे पास सिडबी फुल फॉर्म पढ़ो क्या है सिडबी की, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. अब इसका मतलब क्या है, ये कैसे कैसे लोगों के लिए बना होगा, ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए बना है जो स्मॉल लेवल पर काम करती है. बेसिकली ये फार्मर्स के लिए बहुत सारा वर्क करता है और जो स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके लिए काफ़ी काम करता है. IFCI के बाद खुला था सिडबी, जब वो IFCI प्राइवेटाइज हो रहा था, मतलब सारे के सारे जितने पुराने पब्लिक सेक्टर बैंक थे या डेवलपमेंट बैंक्स थे वो अपने आप को नेशनलाइज कर रहे थे, तो नीड थी भाई हमारे पास अपना भी तो एक होना चाहिए, तो इन्होंने सिडबी खोला. तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेट अप ऑन 2 अप्रैल 1990 अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, एक्ट एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, financing and development of the micro, small, medium enterprise sector as well as for coordination of functions of institution engaged in the similar activity. जो इस तरह के काम करते थे उन लोगों को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, उन लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए ये बनाया गया था. SIDBI's initiatives have remained aligned to the national goals of poverty alleviation. Poverty alleviation गरीबी हटाओ गया,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, kindling एंटरप्रेन्योरशिप एंड फोस्टरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन द MSME। फोस्टर करने का मतलब होता है बढ़ावा देना किसी चीज़ को। सो ये क्या करता था, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को बढ़ाने का काम करता था। एंटरप्रेन्योर कोई कभी बन सकता है, कब बन सकता है, जब उसके पास पैसा हो, उसे दिखता है कि मुझे पैसा मिल जाएगा। तो वहाँ पर ये छोटे छोटे लोगों को, बेसिकली जो गाँव में औरतें होती थी ना, जो घर में बैठ के बड़ा अच्छा वर्क करती थी, टैलेंटेड होती थी, उनको ढूंढ ढूंढ के लाता था ताकि वो आकर बिजनेस कर सके। भले ही स्मॉल लेवल पे करे बट बिजनेस तो करो। ऐसे ग्रुप्स को बोला गया, ऐसी औरतों की जब ये हेल्प करते थे तो उन्हें बोला गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG यहाँ से निकला था। घर में जैसे कुछ औरतें हैं जो वीविंग अच्छी करती हैं, मधुबनी पेंटिंग टाइप्स की जो चीज़ें होती थी वो सब यहाँ से निकली थी। कुछ सिलाई कढ़ाई अच्छी करती हैं, तो उनको हमने धीरे धीरे घर से निकाल कर बिजनेस के अंदर कन्वर्ट किया। तो वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को निकाला गया और इसका मुद्दा क्या था कि कंपटीशन बढ़े दुनिया में। सो क्या बोलता है, SIDBI's key initiatives over more than past 25 years of tirelessly promoting the growth of MSMEs include, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, providing cumulative assistance of around INR 5.40 lakhs crore channelized into the MSME segment। अगर मैं देखूँ तो लगभग इसने 5.40 लाख करोड़ कितने दे दिए MSME सेक्टर में दे दिए। So directly impacting over 360 lakh person enterprise through its branch network of around 80 offices spread across the country, as well as through the network of banks institution having more than 1.25 lakh branches across the country। ये काम करता है इंडिपेंडेंटली प्लस इन द पार्टनरशिप विद द अदर बैंक्स या एनी अदर ग्रुप्स। कोई भी चाहे तो इसके साथ एसोसिएट हो सकता है, बस उसे अपना मोटिव बताना है कि मैं भी लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, आजा भैया मिल जा। तो ये आज तक लगभग 360 लाख लोगों को इम्पैक्ट कर चुका है अपनी अलग अलग ब्रांचेस के साथ। इसके 80 ऑफिसेज हैं, प्लस जो इसके साथ और जुड़े हुए बैंक हैं वो भी उनको इम्पैक्ट करते रहते हैं। मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 80 ऑफिस से 360 लाख आए हैं, 80 ऑफिस प्लस एनी अदर ब्रांचेस, जो कि लगभग 1.25 लाख ब्रांचेज हैं हमारे पास। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड लोन्स इक्विटी क्वासी इक्विटी एग्रीगेटिंग टू द 13,689 करोड़ बेनिफिटिंग, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, बेनिफिटिंग 356 लाख डिसएडवांटेजेड पीपल मोस्टली वुमेन थ्रू द माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशन। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, तो मोस्टली कौन है उसके अंदर, वुमेन्स हैं जिनको इन्होंने फंडिंग्स प्रोवाइड की थी। और इसके अंदर सिर्फ वुमेन्स नहीं और लोग भी हो सकते हैं, जहाँ पर माइक्रो फाइनेंस छोटे लेवल का फाइनेंस देकर उनके बिजनेस को स्टार्ट करवाया गया। So deepening its outreach by nurturing and evolution more than 100 MFIs who have been emerged as strong and viable financial intermediaries serving the unserved। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हमने लगभग 100 से ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस ऑपरेशन या फिर इंस्टीट्यूशंस खोले हैं जो ऐसे ऐसे लोगों को सर्व करते हैं। सपोर्टिंग मोर देन 1.16 more than 1.16 lakhs budding and existing entrepreneurs by infusing skills and reskilling initiatives। साथ साथ ये थोड़ा सा स्किल प्रोग्राम चलाता है, जैसे वर्कशॉप होगी, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर खोलता है ताकि लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके कि आप कैसे कैसे काम कर सकते हो। बेसिकली विलेज लेवल पर ये काम काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे है फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बाय अडॉप्टिंग अ SIDBI प्लस अप्रोच एंड क्रिएटिंग इट सब्सिडरी एंड एसोसिएट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग इम्पिटस टू द ग्रोथ ऑफ द MSME सिस्टम। इसने कोशिश ये की कि जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ूंगा तो मेरी जो ग्रोथ है वो इम्पिटस स्पीडअप हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे से काम करेगी और इम्प्रूव होगी, मतलब और ज़्यादा हेल्प कर पाएगा ये लोगों को। चलो जी, उसके बाद 7 पॉइंट है डेवलपिंग पैशनेट पूल ऑफ 10,000 प्लस प्रोफेशनल विद 22% वुमेन एंड 40% बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC कैटेगरीज फॉर सर्विंग द नीड्स ऑफ द डायनामिक कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग MSME सेक्टर। लगभग इसने 1000 से ज़्यादा लोगों का काम किया। इसके जो मेन प्रोजेक्ट हैं वो आते हैं आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसी डेवलपमेंट जो इसने बिल्कुल उस लेवल पे की थी जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिफॉर्म्स, यानी कि जो आदिवासी कबीलेवासी लोग होते हैं जो बाद में धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में मिक्स होते हैं, तो उनके साथ काम करता है। रूरल एरियाज़ में इसका है ही है। साथ में एक ये री इंश्योरेंस है, मतलब पहले किसी ने इंश्योरेंस कर दिया फिर उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है। SIDBI ये सारे काम करता है। आपके बुक्स में नहीं है लेकिन थोड़ा सा जनरल नॉलेज। की माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ द SIDBI, क्या बोलते हैं किसके
जब ये काम कर रहा था तो की माइलस्टोन क्या है? सबसे पहले तो 1990 में ही पैदा हुआ। 1984 में इसने 94 में इसने फाउंडेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस किया, माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज को रखा। 1995 में टेक्नोलॉजी ब्यूरो ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज वॉज सेटअप विच वॉज कन्वर्टेड इनटू द SME टेक्नोलॉजी सर्विसेज। स्मॉल बिजनेसेस के लिए इसने एक ब्यूरो खोला जिसको अब क्या बोला जाता है? SME टेक्नोलॉजी सर्विसेज। 99 में क्या किया इसने? सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड। वेंचर कैपिटल का मेन मकसद ये होता है कि लोगों को आपको पैसा प्रोवाइड कराना है या लोगों से पैसा लेकर अपना काम करना है। वेंचर कैपिटल जो वेंचर नए नए बिजनेस खोलने के लिए पैसा देते हैं। सेटिंग अप ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। 2000 में इसने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट खोला ताकि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्रेडिट की गारंटी दे सके। उसके बाद इन्होंने खोला सेटिंग अप ऑफ स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड। रेटिंग्स करता था कौन सा लोन कैसा है, कौन सी आइटम्स बेस्ट है और कौन सी आइटम्स बेस्ट नहीं है। उसके बाद 2008 में इसने खोला SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो कंपनी होती है जो आपकी एसेट को रिवाइव करवाती है। रिवाइव बोले तो जब आप लोन देते हो बहुत सारी एसेट्स आपकी ऐसी होती है जो नॉन परफॉर्मिंग हो जाती है। नॉन परफॉर्मिंग बोले तो लोन देने से मना कर दिया सामने वाले ने, क्या करोगे? सारा का सारा लॉस हो गया। अब उसको रिवाइव कराना है, किसी ना किसी तरीके से उस पैसे को निकलवाना है या उन ज़मीनों को यूज़ करके प्रॉफिट मकाना। जैसे मान लो पीयूष ने लोन लिया था मुझसे नहीं, किसी बैंक से लोन लिया था। मान लो इसने 10 लाख रुपए का लोन लिया, बदले में कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखवाई थी। अब अगले ने लोन देने से मना कर दिया। मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना बैंक के पास, तो मैं वैसे भी डेवलपमेंट बैंक थी। पीयूष जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोन देने से मना कर देते हैं। अब बैंक के पास बड़े लेवल पे क्या हो गया? NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। डेटर क्या होता है? हमारा एसेट ही तो होता है। एसेट साइड में लिखा जाता है ना डेटर को, किससे पैसा आना है, पैसा आया नहीं, मेरा NPA हो गया। अब उस NPA से परफॉर्म करवाना है, मतलब जितना निकल सकता है उतना निकलवाना है, या फिर जो भी मेरे पास उसका सामान गिरवी पड़ा है उस सामान से प्रोडक्टिविटी लानी है। तो इसके लिए एक स्पेशल कंपनी खोली जाती है जिसका नाम है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। रिकंस्ट्रक्टर मतलब किसी को दोबारा से बनाना। ये चीज़ डूब चुकी है, इस डूबी हुई चीज़ से प्रॉफिट कमाना है, ये काम होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। तो इसी पर्पज से इन्होंने बनाया स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो इसमें इनकी हेल्प करेगी। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने मुद्रा खोला, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, सर्टिफिकेट क्रेडिट काउंसलर और MSME प्लस एंड द क्रेसिडेक्स। ये कुछ यूनिट्स इन्होंने खोली, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इन यूनिट्स को। आगे चलते हैं हमारे पास। अब इस यूनिट्स के बाद क्या है इनके पास? RRBs एंड द इंडियन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। RRB रीजनल रूरल बैंक्स जो रीजनल एरिया में काम करते हैं, रूरल एरिया में, और द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक गवर्नमेंट बैंक्स ऑपरेटिंग एट अ रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं। So they have been created with the view of serving primarily the rural areas of India with basic banking and the financial services. मेन मुद्दा क्या है? बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है। आगे क्या है? However, RRB may have branch set of urban operations and their area of operation may include urban areas too. मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रूरल एरियाज़ में काम करेंगे, अर्बन एरियाज़ में भी अपनी ब्रांच ये खोल सकती हैं। आगे है द एरिया ऑफ ऑपरेशन RRB लिमिटेड टू द नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवरिंग वन और मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। क्या काम करेंगी? वो वही काम करेंगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें बोला है करने के लिए, जो कि क्या क्या है? प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू रूरल एरियाज या फिर सेमी रूरल एरियाज, ऐसे एरियाज में सर्विसेज देना जो कि सेमी अर्बन है। कैरिंग आउट गवर्नमेंट ऑपरेशंस लाइक डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेंशंस। आगे क्या है? प्रोवाइडिंग पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़ लाइक लोकर फैसिलिटीज़, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI सर्विसेज, इस तरह से आपको देना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आप खोल सकते हो, तो ये सर्विसेज आप दे सकते हो रूरल एरियाज़ को और द अर्बन एरियाज़ को। ठीक है, चलो इतना आपको पढ़ के आना है घर से। उसके बाद आपके पास जो पेंडिंग रहेगा दैट इज़ द रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग। उसके बाद आई थिंक हमने किया हुआ है NBFCs नहीं किया हुआ। ठीक है, NBFC नहीं किया हुआ। बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट में तो वही सब है, टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स। उसके बाद जो आपका पेंडिंग रह जाएगा लास्ट में आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस
फाइनेंशियल असिस्टेंस सिनेरियो फॉर द स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज स्टार्टअप्स, ये पेंडिंग रह जाएगा आपका। इसके अंदर मेन स्कीम जो आपकी सफूर्ती है, ठीक है। चलो जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। इसके अंदर होमवर्क ये है कि जितना हो चुका है रिवाइज। मेरा मूड आया तो थर्सडे को मैं सुन भी सकती हूँ, मूड आया तो आगे भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड है। थर्सडे आओगे नेक्स्ट थर्सडे।